कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैसूरू में सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन के बदले मकान देने के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और इस्तीफा देने का राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी थी। सिद्धारमैया ने गवर्नर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी माना 3.16 एकड़ जमीन के बदले सिद्धारमैया की पत्नी को 14 हाउसिंग साइट अलॉट किए हैं। इसी जमीन के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार की जांच के लिए 3 लोगों ने गवर्नर को याचिका सौंपी थी। सिद्धारमैया ने कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही है। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही सिद्धारमैया से इस्तीफा भी मांगा है। कांग्रेस और किसी को नेता बना के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी इसमें कोई भी इस मामले में पड़ेंगे नहीं। 2023 में लोगों ने हमको अपोजिशन पार्टी में बिठाने के लिए हमको मैंडेट दिया है। हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेट देम कंटिन्यू ऑन पावर। वो पावर में कंटिन्यू कर सकते हैं कि और किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जांच किससे? सीबीआई हैज टू डू द इन्वेस्टिगेशन। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि मैं कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करूंगा। हम बीजेपी और जेडीएस की साजिश से नहीं डरेंगे। I will discuss with the legal experts and also with my cabinet colleagues and party and also with the High Command. What action to be taken legally to be spelled out. और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी देश के विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कर रही है। सिद्धारमैया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। See, there is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party and for the state. और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार ने आज कई रिकॉर्ड्स बनाए। हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसल गया, पर इसके बावजूद निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 26,000 के पार निकला। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताया कंचन, आज की हाइलाइट्स। स्ट्रेट 37 डेज ट्रेडिंग सेशन के बाद आज हमें बाजार में निफ्टी का पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 26,000 का लेवल देखने को मिला था। हालांकि जब क्लोजिंग हमें बाजार की देखने को मिली तो हमें हायर लेवल से कहीं ना कहीं बाजार फिसल के बंद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एक शानदार क्लोजिंग हमें दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिली है। निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी 1 पॉइंट की बढ़त के साथ 25,940 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है वहां पे हमें एक शानदार तेजी आज देखने को मिली है और आज मिड कैप एक नए लेवल पे जाके बंद हुआ है। मिड कैप की अगर बात करी जाए पर्टिकुलर लेवल्स की तो इसमें 138 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है और ये 60,851 के लेवल पे जाके आज बंद हुआ है। मेटल, पीएससी, एनर्जी शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली है। द सेम टाइम आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी अपने हायर लेवल्स पे जाके बंद हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम एफएमसीजी, रियलिटी और बैंकिंग सेक्टर की तरफ नजर डालें तो यहां पे कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर देखने को मिला है। और किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी या मंदी देखने को मिली? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर्स की। अगर हम सबसे पहले बात करें गेनर साइड में, टाटा स्टील, इसमें आज करीबन हमें 4.5% की बढ़त देखने को मिली है। द सेम टाइम हिंडाल्को में भी 4% की बढ़त देखने को मिली है। पावर ग्रिड भी आज करीबन 2.61% है। द सेम टाइम टेक महिंद्रा में करीबन 2% की तेजी का सिलसिला हमें देखने को मिला है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो एसबीआई लाइफ, एचयूएल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और
अल्ट्राटेक सीमेंट में भी करीबन हमें 1.5% की कमजोरी आज देखने को मिली है। मिड कैप 100 की बात करी जाए तो प्रॉफिट साइड में आज पेटीएम रहा है करीबन 5% की बढ़त के साथ। एनएमडीसी में करीबन 4% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही साथ एपीएल अपोलो ट्यूब्स में भी 4% का इजाफा आज देखने को मिला है और मैनकाइंड में भी 3% की तेजी रही है। और लूजिंग साइड में अगर हम देखें तो पीबी फिनटेक 4.5%, मैक्रोटेक डेवलपमेंट साथ ही साथ 3%, पेज इंडस्ट्रीज में आज हमें करीबन 2.5% की मंदी देखने को मिली है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी करीबन 3% की आज कमजोरी रही है। शुक्रिया कंचन। मौजूदा बाजार में मल्टी एसेट नज़रिया रखना चाहिए, ये कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एनसीआईओ गुरमीत चड्ढा का। सीएनबीसी आवाज़ के साथ खास बातचीत में गुरमीत चड्ढा ने प्रीसियस मेटल बॉन्ड में थोड़ा एक्सपोजर रखने की सलाह भी दी है। बैंक को अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये आप डिपॉजिट रेट 8.5-9% भी कर देंगे तो ऐसे आने वाला नहीं है। ये एक डाइवर्जन ऑफ सेविंग्स है टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स, बाकी कंजम्पशन में, और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो बैंक को अब अलाइन करना पड़ेगा। वो ट्रेजरी पहले जीसेक लेके बैठ जाते थे, उनको थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ट्रेजरी को बैंक के लिए और पैसे बना के देना पड़ेगा। प्रेशियस मेटल में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ सप्ताह पहले बोला था कि मल्टी एसेट अप्रोच रखनी चाहिए इस मार्केट में। हमने बहुत अच्छे गेन्स बनाए हैं पिछले 2 साल में, और जब भी रेट कट हुआ है, डॉलर थोड़ा भी वीक हुआ है, मैं नहीं मानता कि बहुत वीकनेस आएगी, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डॉलर जो है रेंज में रहेगा विद वीकनिंग बायस। वो कमोडिटीज के लिए अच्छा होता है, और स्पेशली जो येलो मेटल है और व्हाइट मेटल जिसे हम सिल्वर बोलते हैं। तो अगर आप पिछले 15-20 साल, 25-30 साल का रिटर्न निकालेंगे तो इक्विटी का रिटर्न 14-15% है, गोल्ड का 12-13% है और सिल्वर का करीबन 8% है। तो थोड़ा फोकस मुझे लगता है प्रेशियस मेटल्स में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट 5-7% आप दे सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने भारत पर स्ट्रैटेजी जारी की है, जिसमें ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि छोटी अवधि में बाजार ऊपर फंस सकता है। इसके साथ ही जेपी मॉर्गन मिड कैप स्मॉल कैप में सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं। डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोता। जेपी मॉर्गन का एक क्लियर जो व्यू है वो ये है, भारतीय बाजार लॉन्ग टर्म में काफ़ी आकर्षक रहेंगे, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनको लगता है कि वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं थोड़े महंगे हो चले हैं। जहाँ तक कि मिड कैप स्मॉल कैप और एसएमई सेगमेंट का सवाल है, जेपी मॉर्गन को लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस भाग चुके हैं और शायद यहाँ से एक आपको स्लो डाउन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओवरऑल उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मैक्रो स्लो डाउन भी सिक्लिकल साइड पे आ सकता है। हालांकि रूरल कंजम्पशंस कहीं ना कहीं पिकअप होता हुआ नज़र पड़ सकता है क्योंकि मॉनसून अच्छा रहा है। जेपी मॉर्गन के हिसाब से अर्बन कंजम्पशन जो है, यानी जो ग्रामीण इलाके को छोड़ के जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहर हैं, यहाँ थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है। हालांकि इंडियन इक्विटीज़ शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड के लिहाज से फुल्ली प्राइज इन उनको दिखाई दे रहे हैं आने वाले महीनों के लिए। टैक्टिकली इनको लगता है कि क्राउडिंग आउट हो रही है आईपीओज और एडिशनल क्यूआईपी और फंड रेज के हिसाब से, और बहुत सारा जो एक्सेस कैश है अब आईपीओ मार्केट्स और सेकेंडरी इशुएंसेस में जाता हुआ नज़र पड़ रहा है। निफ्टी जूनियर, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे के सारे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से महंगे हो चले हैं, जिसके कारण यहाँ से डाउनसाइड रिस्क उनको लगता है कि ज़्यादा है। तो यहाँ से अपसाइड कम, डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा उनको लग रहा है, और ट्रेडिंग रिकॉर्ड प्रीमियम पे हो रही है इन इंडिसेस की, और वॉलेटाइल भी हो चले हैं मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले। सेक्टर्स के हिसाब से लार्ज कैप में उनका फोकस रहा है कि एफएमसीजी, हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर पे ओवरवेट रहें। तो कहीं ना कहीं एसबीआई से लेकर आईसीआईसीआई बैंक उनको पसंद आ रहे हैं, एफएमसीजी में एचयूएल और हेल्थ केयर में लार्ज कैप उनको हॉस्पिटल स्टॉक्स पसंद है। हालांकि आईटी और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में वो अंडरवेट चल रहे हैं। इधर पावर सेक्टर पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई और इसके बाद पावर ग्रिड और टाटा पावर में अच्छी तेजी देखने को मिली। पावर सेक्टर पर एमओएफएसएल की रिपोर्ट में क्या क्या खास है, बताने के लिए जुड़ रहे हैं दीपाली राणा। बताइए दीपाली। मोतीलाल ओसवाल ने पावर सेक्टर पर कवरेज शुरू किया है, कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स पर बाय रेटिंग भी दी है। दरअसल ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अगले 10 सालों में 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पावर सेक्टर में दिखाई दे रही है, और स्पेशली अपॉर्चुनिटी रहेगी जनरेशन, ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग बिजनेसेस में। जनरेशन कारोबार सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा पूरे ही पावर स्पेस में, जिसमें 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में से 86% जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो जनरेशन बिजनेस में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंट्री का जो विजन है बाय 2032 इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 900 गीगावाट तक पहुंचाने में भी उन कंपनियों को मदद मिलेगी जो कि जनरेशन कारोबार से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल जो इंस्टॉल्ड पावर
कैपेसिटी है वो 442 गीगावाट की है। और इस सेगमेंट में भी जो सोलर और विंड कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा सोलर और विंड का वो लगभग 53% के आसपास रहेगा। वहीं जो थर्मल एनर्जी का शेयर है वो गोइंग फॉरवर्ड घटता हुआ दिखाई देगा और ये गिरकर 29% तक आ सकता है। और इसीलिए जनरेशन ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउस का व्यू पॉजिटिव है। पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर पर बाय रेटिंग यहां पर ब्रोकरेज हाउस ने दी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी जो कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है 2.4 टाइम्स ओवर नेक्स्ट 2.5 ईयर्स, उसका फायदा पहुंचेगा, इसीलिए यहां पर बाय रेटिंग है। जो टारगेट रिकमेंड कर रहे हैं वो 917 का है। पावर ग्रिड की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि पावर ग्रिड एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रांसमिशन रिलेटेड कैपेक्स 2 लाख करोड़ का, लेकिन मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 लाख करोड़ का। इसका फायदा भी पावर ग्रिड को पहुंचेगा और इसीलिए जो टारगेट है वो 425 का रिकमेंड कर रहे हैं। और लास्टली टाटा पावर की बात करें तो ऑलरेडी टाटा पावर मल्टी ईयर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पर कामकाज कर रही है। 45% केपेक्स ऑलरेडी टाटा पावर ने प्लान किया हुआ है अगले 4 सालों में, तो उसका भी फायदा पहुंचेगा और इसीलिए टाटा पावर का जो टारगेट है वो 530 का है। यानी इन तीनों स्टॉक्स में मौजूदा लेवल से 20 से 25% तक का अपसाइड ब्रोकर हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है। वहीं एनटीपीसी और आईईएक्स पर न्यूट्रल रेटिंग है। एनटीपीसी पर टारगेट है 450 के और आईईएक्स पर टारगेट है 226 के। शुक्रिया दीपाली। और एफएनओ ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स को क्यों हो रहा है घाटा और एफएनओ में सावधानी की क्यों है ज़रूरत, आज आवाज़ अड्डा में इस पर बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दुनिया में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बाद अब चीन के सेंट्रल बैंक ने भी दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब सभी की नज़र रिजर्व बैंक पर भी टिक गई है। क्या भारत में भी दरें घटने का समय आ गया है? समझते नीरज वाजपेयी से। नीरज जी बताइए, चीन में ब्याज दरें घटने जा रही है, क्या लगता है भारत में भी घटेंगी? देखिए, पहले समझते हैं कि चीन में एकदम लेटेस्ट क्या हुआ है। चीन में देखिए बहुत दिक्कत में है वहाँ की इकॉनमी, तो 0.5% आरआरआर कट करने की बात वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कही है। आज अनाउंस किया उन्होंने कि वो दिसंबर तक करेंगे ऐसा, और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चीन में बहुत मुश्किल के दौर से इकॉनमी गुजर रही है। तो वहाँ के रियल एस्टेट में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट पहले ही हो चुके हैं, तो उसको सर्वाइव कराने के लिए ज़रूरी है कि बैंक्स के रेट कम किए जाएँ, क्योंकि अभी भी लोन महंगा है वहाँ पर। तो इससे 1 ट्रिलियन युआन पैसा सिस्टम में आएगा और सस्ते दरों पर कर्ज अवेलेबल होगा, कंजम्पशन को ड्राइव करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले अमेरिका ने 0.5% कट किया और उन्होंने फ्रंट लोडिंग की। लोग कह रहे थे वो लेट हो गए, तो इसलिए अमेरिका में भी कट की गई। तो वो भी वहाँ पे भी सिस्टम में काफ़ी पैसा है, क्योंकि इकॉनमी वहाँ पे भी स्लो होने लगी थी और सॉफ्ट लैंडिंग कराना ज़रूरी था। क्या ये 2 बड़ी इकॉनमीज़ नंबर 1 और नंबर 2 के बाद नंबर 5th इकॉनमी जो इंडिया की है वो रेट कट करेगा क्या? अब रेट कट के लिए जो अभी एक लेटेस्ट संकेत दिया था आरबीआई गवर्नर साहब ने कि हमें डेटा और देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इन्फ्लेशन के उस लेवल से कम्फर्ट है कि नहीं है आरबीआई का, तो शायद नहीं होगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और डेली लाइफ में सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन उतना नीचे अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए आरबीआई के सामने एक दिक्कत है, इसलिए उन्होंने गवर्नर साहब ने कहा था कि हम डेटा और देखेंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और याद दिलाऊँ लोगों को कि कभी भी किसी भी देश में इन्फ्लेशन को देख के रेट पर फैसला होता, ऐसा पूरी तरीके से नहीं मानना चाहिए। ब्याज दरों में कटौती या बढ़त का फैसला इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वहाँ की ग्रोथ कैसी है। जब तक अमेरिका में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही तब तक वहाँ रेट कट नहीं हुए, जब ग्रोथ स्लो डाउन हुई तो रेट कट किए गए। चाइना में ग्रोथ का इशू है, इसलिए रेट कट किए जा रहे हैं। भारत में भी ग्रोथ अभी तक ऐसी कोई संकेत नहीं दे रहा कि दिक्कत हो, लेकिन अगर ग्रोथ जैसे लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी स्लो हुई थी, अगर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी स्लो होकर आती है तो फिर तय मानिए कि रेट कट होगा, इन्फ्लेशन किधर भी हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी नियर टर्म में कोई बहुत जल्दी आरबीआई इस बारे में डिसीजन लेगा, क्योंकि एक डर ये था कि अगर 0.5% ब्याज दर कटी तो हमारी करेंसी वीक हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा निकल के आता है। खास तौर पे Q2 जीडीपी का डेटा डिसाइड करेगा कि भारत पर रेट कट होगा या नहीं। शुक्रिया नीरज जी। और बढ़ते हैं आगे। त्योहारी सीज़न में लोग जम के ख़रीदारी करने वाले हैं। ई कॉमर्स कंपनियां भी लोक लुभावन ऑफ़र के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ और अपनी वेबसाइट की तरफ खींचती हैं, मगर कई बार पेमेंट करने के बावजूद उपभोक्ता को प्रोडक्ट नहीं मिलता या उपभोक्ता पर सामान के साथ भारी डिलीवरी चार्ज थोप दिया जाता है। सरकार के मुताबिक ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और सरकार की इन पर नज़र है।
और क्या तैयारी कर रही है सरकार, बता रहे हैं असीम मनचंदा। त्योहारों का सीजन चल रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने यहाँ पर सेल भी लगाई हुई है और अपने यहाँ पर जो भी मोबाइल्स हैं उनके ऊपर 99% तक ऑफ करने का दावा कर रही हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल आपको मात्र 11 रुपये के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारी शिकायतें इसको लेकर के आ रही हैं कि हमने पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद हमारा डिलीवरी कैंसिल हो गया। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी ज़्यादा संगीन है। सरकार के मुताबिक ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि कंपनियां जिस तरह से दिखा रही है अपने ऑफर्स को, जिस तरह से विज्ञापन कर रही है, वो पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है और सरकार इसके ऊपर एक्शन लेने का भी तैयारी कर रही है। और कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे का कहना है कि गलत ट्रेड प्रैक्टिस करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। अपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी हम संज्ञान में लेकर के उन्हें एग्जामिन करके इस तरह से जो ल्यूक्रेटिव हैं डिस्काउंट ऑफर्स या ल्यूक्रेटिव क्लेम्स लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है तो उस पर निश्चित कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट पाए जाने पर रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को लेकर एक बैठक की और इसके बाद उन्होंने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसे खान पान की चीज़ों में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच होगी। साथ ही इसमें काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। योगी आदित्यनाथ ने खान पान की चीज़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में ज़रूरी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक खान पान वाली जगह पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना ज़रूरी होगा। शेफ़ या वेटर सभी को मास्क और ग्लव्स पहनना होगा। होटल या रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य होगा। अब गंदी चीज़ों की मिलावट पाए जाने पर मालिक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली या मुंबई में है और छुट्टियों में पटना जाना है या पटाया चला जाए, क्योंकि टिकट कहाँ का सस्ता है। इसी तरह दरभंगा से सस्ता है दुबई का टिकट और वाराणसी से सस्ता है बैंकॉक का जाना। इस बार हवाई किराए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लखनऊ, पटना, वाराणसी जैसे घरेलू डेस्टिनेशन के बजाय बैंकॉक या दुबई जाना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताइए रोहन। जी, आसमान छू रहे हैं हवाई किराए, और अगर आपने अब तक अपनी फेस्टिव बुकिंग नहीं की है तो अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने जा रहा है। आम दिनों के मुकाबले जो टिकट हैं वो लगभग दोगुने तिगुने हो चुके हैं, लेकिन अगर आप पिछले फेस्टिव सीजन से भी कंपेयर करें तब भी लगभग 25 से 30% ज़्यादा इस बार किराए आपको देखने को मिलेंगे। इतने ज़्यादा हैं कि कुछ जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है वो सस्ते पड़ रहे हैं डोमेस्टिक डेस्टिनेशन के मुकाबले। हमने 30 अक्टूबर की तारीख चुनी एक कंपेरिजन करने के लिए। दिवाली से एक दिन पहले की तारीख है। अगर आप अभी बुक करते हैं तो आपको कितना महंगा पड़ने जा रहा है। तो दिल्ली से पटना 30 अक्टूबर का जो किराया है एक वन वे का नॉन स्टॉप, वो है 11,000 रुपये का। इससे काफ़ी कम में 9,000 रुपये में आप कुआलालंपुर पहुंच जाएंगे। दरभंगा एक और जगह है, छठ में दिवाली के दौरान काफ़ी लोग जाते हैं। 18,000 रुपये मुंबई से दरभंगा का टिकट है। वो भी आपको कोई भी नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं मिलेगी, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा उसमें। इससे काफ़ी कम समय में आप सिंगापुर पहुंच सकते हैं, कम समय और किराया दोनों में ही। इसी तरह से दिल्ली से जैसलमेर अगर आप जाते हैं तो आपको लगभग 9,500 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि 8,500 रुपये में आप काठमांडू पहुंच रहे हैं। मुंबई से वाराणसी लगभग 12,500 रुपये का टिकट है, जबकि इससे काफ़ी कम में आप मुंबई से दुबई पहुंच जाएंगे सिर्फ 10,000 रुपये में। ठीक इसी तरह से दिल्ली से दरभंगा लगभग 14,000 की टिकट है, मिनिमम है ये। हो सकता है कि आपको अपने पसंद की जो फ़्लाइट है वो ना मिले, लेकिन मिनिमम किराया है 14,000 रुपये का। इससे काफ़ी कम में आप 12,000 रुपये में बैंकॉक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप, क्योंकि सारी ट्रेन्स फुल हैं, जो हवाई जहाज़ हैं उनके किराए आसमान छू रहे हैं, तो अब जो लोग हैं उनके पास काफ़ी कम ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस एक ऑप्शन हो सकता है।
शुक्रिया रोहन। और पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फिर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान पर चर्चा भी हुई। 3 महीने में ये दोनों नेताओं के बीच तीसरी मुलाकात है। पीएम मोदी और जेलेंस्की हाथ मिलाते और गले मिलते हुए दिखाई दिए। वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेलेंस्की के साथ फोटो पोस्ट किया है और यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति के वादे को दोहराया है। और दिन का अमेरिका दौरा खत्म भी हो गया है। प्रधानमंत्री अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार रात यूएन जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल एजेंसियों से सुधार को ज़रूरी बताया। उन्होंने ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस को ज़रूरी बताया। कहा कि टेक्नोलॉजी के सुरक्षित इस्तेमाल की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोमवार को हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। हमले में हिजबुल्लाह आतंकियों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हमले में 492 लोगों की मौत हो चुकी है और 1645 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इजरायली सरकार ने भी पूरे देश में 30 सितंबर तक इमरजेंसी की घोषणा की है। एडवांस रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए अब विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली एम्स में देश के किसी भी कोने से आकर डॉक्टर्स या सर्जन एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। इसके लिए एम्स ने अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव के साथ करार किया है। एम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बीके बंसल से हमारी खास बातचीत। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जो मेजर एडवांटेज होता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म होता है। इसमें जो सर्जरी की एक्यूरेसी और जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। तो उसका बेसिकली ये एडवांटेज होता है कि पेशेंट के जो आउटकम्स हैं, पेशेंट का जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी फास्टर होती है और पेशेंट बहुत जल्दी अपने काम पे वापस लौट सकते हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का ये मेजर एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो कि पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े इंसिजन लगा के पूरा पेट खोल के हम करते थे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से वो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं वो भी लेप्रोस्कोपी के तरीके से एंडोस्कोपिक मेथड से करी जा सकती है। अभी अगर फिलहाल की बात करें तो एम्स में कितनी रोबोटिक सर्जरी हो रही है मंथली बेसिस में और आगे किस तरह से इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं हम ये नंबर? अभी एट प्रेजेंट मेरे हिसाब से रोज की एक सर्जरी शायद रोबोटिक हो जाती है, क्योंकि अभी एक ही सिस्टम जो है वो वर्किंग है। अभी ये ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो और ज्यादा सर्जन और ज्यादा डिपार्टमेंट्स ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सकते हैं और अगले 1-1.5 साल में 2 साल में और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी रोबोटिक सिस्टम लगने का चांसेस है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।